इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप कैंटन फेयर में आ सकते हो। इंडिया से आने से लेकर के यहाँ से वापस इंडिया पहुँचने तक के अंदर जो जो चीज़ें आपके काम आएगी वो सारी बताऊंगा, जिसके अंदर वीज़ा भी प्रोसेस होगा, सिम की भी सिस्टम होगा कि बिना आपको कोई सिम लिए कैसे आप अपने व्हाट्सएप वगैरह को भी चला सकते हो यहाँ आसानी से बिना किसी रोक टोक के। इसके अलावा इमिग्रेशन का भी सवाल बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें, खाना कहाँ है, जो रेस्टोरेंट है वहाँ तक कैसे पहुँच पाओगे, कौन सी मेट्रो लोगे, कॉम्प्लेक्स है जो कैंटन फेयर का वहाँ तक पहुँचने का क्या तरीका है, अगर आपकी मेट्रो मिस हो गई या बस मिस हो गई जो होटल से प्रोवाइड होती है फ्री में, तो वो कैसे आप जा सकते हो, अगर घूमना है ग्वांगजो शहर में कैसे घूम सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल आपके दिमाग में आएंगे, जिसमें फेरी भी बताऊंगा कि अगर ग्वांगजो से फेरी में बैठ के आपको हांगकांग जाना है तो क्या चीज़ें समस्या आती है, इमिग्रेशन वाला क्या पूछेगा और कौन कौन सा सामान अपने साथ मत लेके आना, अदरवाइज इमिग्रेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, डिपोर्ट कर दिया जाता है बहुत सारे लोगों को हांगकांग से, तो वो कैसे बच सकते हो डिपोर्ट होने से, इस सारी चीज़ों को डिटेल से बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल बहुत सारे लोगों ने कहा कैंटन फेयर पे विशेष वीडियो बनाई, डिटेल बाय डिटेल सारी चीज़ें, इंडिया से लेकर के चाइना पहुंचने और चाइना से वापस इंडिया पहुंचने तक की पूरी चीज़ों को संक्षिप्त में उस वीडियो में कवर करिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। अगर आप ग्वांगजो में घूमना चाहते हो इसके साथ, तो आपको दो प्रमुख लोकेशन मिल जाती है जो नज़दीक में घूमने की है। एक तो आता है शॉपिंग स्ट्रीट, जिसे बीजिंग लू के नाम से जाना जाता है, और उसका जो मेट्रो स्टेशन है वो भी बीजिंग लू ही मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। वहीं पे एक हुई जो स्क्वायर करके जगह है जहाँ पे आपको ईयर रिंग्स है या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसका भी होलसेल मार्केट मिलता है। इसी के साथ वहाँ पे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं अपने, वैसे चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम आने वाले सारे प्रोडक्ट्स है उनका भी होलसेल मार्केट मिलता है। इसी के अलावा टॉयज़ का ईदेलू का मार्केट है वो भी वहीं मिलता है। तो ईदेलू का जो मार्केट है उसके लिए ईदेलू मेट्रो स्टेशन भी है, तो वहाँ पे जा सकते हो। वनलिन प्लाजा करके है, वहाँ पे आपको टॉयज से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। इसके अलावा आपको अगर ऑप्टिकल्स का काम है तो ये सारी चीज़ें आपको बीजिंग लू के नियर बाई में ही मिल जाती है, तो ऑप्टिकल्स का होलसेल मार्केट भी वहीं मिलता है। अगर आप यहाँ आए हो, इसके अलावा जाना चाहते हो घूमने के तौर पे कपड़ों के होलसेल मार्केट में, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ग्वांगजो रेलवे स्टेशन। जी हाँ, ग्वांगजो के अंदर बहुत सारे रेलवे स्टेशन है। ग्वांगजो का नॉर्थ रेलवे स्टेशन है, ग्वांगजो साउथ रेलवे स्टेशन है, ग्वांगजो रेलवे स्टेशन है जो कि सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, जिसके आगे पीछे कोई साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं लगा। तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ जाने से आपको वहाँ पर पाइमा क्लोथिंग मार्केट मिलता है, पाइमा क्लोथिंग वाले में जा सकते हो। वहाँ पे वॉच का मार्केट मिलता है, उसमें जा सकते हो। क्लोथिंग के अलग अलग बहुत सारे और मार्केट है, उनमें भी आप विजिट करके शॉपिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कॉपी प्रोडक्ट खरीदने हैं तो वहाँ जो घड़ियों का मार्केट है, वॉच मार्केट, उसके जस्ट पीछे की तरफ जो मार्केट है उसमें सभी पूरी क्लोथिंग वगैरह, जो भी बैग आपको शूज वगैरह चीज़ सभी के सभी कॉपी वाले मिलेंगे, तो वहाँ से भी आप ले जा सकते हो अपना माल जो आपको इंडिया ले जाना चाहते हो। इसके अलावा इवनिंग में अगर आप जो पर्ल रिवर है उसके अंदर की सफारी करना चाहते हो, बोले तो पर्ल रिवर की क्रूज के अंदर बैठ करके आप वहाँ इंजॉय करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। उसका जो किराया लगभग भारत के 2000 रुपये के करीबन होता है, तो आप जाइए वहाँ पे बैठिए। और 9 बजे से पहले पहले उसमें एक बहुत ही बढ़िया एक ट्रिप होता है, जिसमें नदी के दोनों तरफ की बड़ी बड़ी जितनी भी बिल्डिंग है उनके ऊपर लगी हुई लाइटिंग का आप बहुत प्यारा आनंद ले सकते हो। कैंटन फेयर का वीज़ा बहुत ही आसान होता है, आप अपने आप से भी अप्लाई कर सकते हो, एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। मेरी वेबसाइट पे एजेंट के नंबर है, उनसे आप बात करके चाइना का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अगर आप खुद नहीं जाना चाहते हो। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ अप्लाई चाइना वीज़ा लिखा है, वहाँ पे टिक करोगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे और भी डिटेल्स है, उसमें एक ऑप्शन आता है चाइना वीज़ा एजेंट नंबर, तो उनसे आप कांटेक्ट करके बात करो। बाकी खुद अप्लाई करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पे आपको कैंटन फेयर पे इनविटेशन लेटर का ऑप्शन मिलता है, उस पर दबाइए। वहाँ के बाद आपको फॉर्म भरने की जगह आ जाती है, तो उस फॉर्म को जैसे फिलअप करोगे तो दो चीज़ डाउनलोड होगी, एक होता है कैंटन फेयर का इनविटेशन और दूसरा होता है बायर बैच का QR कोड। तो उन दोनों को डाउनलोड करके आप अपनी बुकिंग, होटल बुकिंग और आपकी जो फ्लाइट है उसकी बुकिंग या डमी बुकिंग, दोनों में से कुछ भी, ओरिजिनल डमी दोनों भी लगा सकते हो। इनको लगा करके जैसे एम्बेसी में अप्लाई करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी वीज़ा मिल जाता है, रिजेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये सबसे ईजी तरीका है वीज़ा लेने का। उसके बाद इंडिया से यहाँ आने के लिए कौन सी जगह से आएँ, तो आप जिस जगह से, जैसे अहमदाबाद से आ रहे हो, गुजरात से आ रहे हो, तो अहमदाबाद टू आप थाईलैंड और थाईलैंड से सीधा ग्वांगजो आ सकते हो।
इसके अलावा आपको ऑप्शन मिलता है अहमदाबाद टू मलेशिया और मलेशिया से यहाँ। इसके अलावा अहमदाबाद से हांगकांग, हांगकांग से फेरी में बैठ करके ग्वांगझो आ सकते हो। और जो ग्वांगझो की फेरी है वो बिल्कुल कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स के जस्ट सामने ही है, वहीं पे उस फेरी का टर्मिनल है, तो आने जाने में बिल्कुल आसान रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचने के 4 रास्ते हैं। नंबर 1 आता है मेट्रो से जा सकते हो, जो कि सबसे सस्ता और सुगम रास्ता पड़ता है। इसके अलावा आप यहाँ से जाने वाली शटल बस में बैठ के जा सकते हो, जो कि ग्वांगझो के सिटी सेंटर तक छोड़ती है। वहां से आप टैक्सी लेके अपनी होटल तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा आप एयरपोर्ट से ही टैक्सी लेकर के अपनी होटल तक जा सकते हो। अगर 2 लोग होते हो तो आप टैक्सी को प्रीफर करना। अगर सिंगल और बजट में आपको ट्रैवल करना है तो आप मेट्रो या शटल बस का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप जब ग्वांगझो घूमने आते हो तो यहाँ चलने वाली ड्राइवरलेस बस का भी एंजॉय कीजिएगा, जो कि बिल्कुल बिना स्टीयरिंग के चलती है, कोई ड्राइवर उसके अंदर नहीं होता। वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्वांचो नामक जो मेट्रो स्टेशन है उस पे जाना है, जो कि 4 नंबर की लाइन का 20वां स्टेशन है। हर 5 से 7 मिनट में वहां ड्राइवरलेस बस आती है। इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उस वीडियो को अगर देखते हो तो इस जगह के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। जैसे कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स के पास में भी ड्राइवरलेस बस चलती है, लेकिन वहां भीड़ ज्यादा होगी, इस वजह से हो सकता है वहां कि आपको ड्राइवरलेस बस उतनी देखने को नहीं मिले। और इसके अलावा कैंटन टावर के नीचे भी आपको ड्राइवरलेस बस मिलेगी। रही बात होटल की, तो होटल चाइना में 2 तरीके के होते हैं, डोमेस्टिक चाइनीज़ लोगों के रुकने की और इसके अलावा इंटरनेशनल सभी लोगों के, ओवरसीज़ लोगों के रुकने की। तो उसमें फॉरेनर्स कैसे रुक सकता है, कौन कौन सी में रुक सकता है, इसकी छटनी करनी है तो आप trip.com नाम की वेबसाइट है, उस पर जितनी भी होटलें हैं उनके अंदर आप रुक सकते हो। बेस्ट है आपको कौन सी जगह रुकना है। जैसे आपको मान लो इंडियन रेस्टोरेंट्स के पास में रुकना है, trip.com पे जाइए, ग्वांगझो के अंदर होटल सर्च करिए, फिर उसमें नीचे की तरफ लोकेशन सर्विस आती है, तो लोकेशन पे टिक करोगे, फिर वो पूछता है कि कैसे, तो उसमें आप मेट्रो के नाम पे करिए, मेट्रो में 5 नंबर की मेट्रो सेलेक्ट करिए और फिर उसमें थाउचिन करके मेट्रो स्टेशन है उसको सेलेक्ट करिए। जब ये करते हो आप तो आपको आसपास की सारी होटलें आ जाएगी, वहाँ पे आप वॉकिंग डिस्टेंस में अपने इंडियन रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हो और खाना खाने के अलावा आप वहीं से मेट्रो में बैठ के कैंटन फेयर के फाजो मेट्रो स्टेशन तक जा सकते हो। फाजो PAZHOU करके लिखा होता है, तो वहां पे आपको आसानी से जाने की फैसिलिटीज मिलती है। होटल से कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स तक जाने के 3 तरीके हैं। 3 तरीकों में पहला आता है आप मेट्रो स्टेशन पे जाइए, वहां से मेट्रो लेकर के जा सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आता है आप होटल की द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली फ्री बस सर्विस में बैठ करके कैंटन फेयर तक जा सकते हो। मैक्सिमम सभी होटलें फ्री बस सर्विस प्रोवाइड करती है जो होटल से कैंटन फेयर तक जाती है। होटल से पहली बस चलती है 8 बजे को, फिर 10:30 बजे को, ऐसे करके हर 1 घंटे में, आधे घंटे में, 1.5 घंटे में ऐसे चलती है। जितनी होटल के अंदर लोगों की क्वांटिटी में लोग हैं उसी के अकॉर्डिंग वो सेटल करते हैं। इसके अलावा आपको अगर टैक्सी लेनी तो आप टैक्सी से भी वहाँ जा सकते हो। शाम को 5 बजे, 5:30 बजे इसे 2 बसें वापस से आपके होटल तक जाती है, तो उसमें बैठ करके आप होटल तक भी जा सकते हो। बहुत ही कन्वीनियंट होता है, कोई पहली बार आ रहा है कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही आसानी से आप अपनी डेस्टिनेशन से होटल तक और होटल से डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो। कैंटन फेयर वैसे 3 फेज में होता है। पहला फेज होता है फेज 1, जो कि अभी गर्मियों के अंदर जो हो रहा है वो हो रहा है 15 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक, हर साल ये इसी टाइम होता है। इसके बाद सेकंड फेज हो रहा है 23 से लेकर 27 तक, 23 से 27। उसके बाद थर्ड फेज जो हो रहा है वो है 1 से लेकर 5 तारीख तक। कई लोगों का है कि उनको पूरे महीने कैंटन फेयर के तीनों फेज कवर करने, नए प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, तो उनका एक बेस्ट तरीका बताता हूँ अपने टाइम को कैसे यूज करो। पहला फेज है जो कि 15 तारीख से लेकर 19 तक हो रहा है। दूसरा फेज है वो 23 से लेकर के 27 तक हो रहा है। और तीसरा फेज जो है वो 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक हो रहा है। तो इनके बीच जो टाइमिंग है उसको कैसे यूज करना है। 20 तारीख से लेकर के 22 का टाइम है, तो उसमें अगर आप जाना चाहते हो तो संजन जा सकते हो। पहला फेज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर इनको आपको हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें ये सब देख लिया, तो आपको अगर यहाँ पे ऑटो पार्ट्स के मार्केट में जाना है तो ग्वांगझो के ऑटो पार्ट्स, 2 व्हीलर, इन सभी के मार्केट में जा सकते हो। इसके अलावा आपको क्लोथिंग से रिलेटेड है तो आप सेकंड फेज एंड थर्ड फेज के बीच का जो टाइम है उसमें आप यहाँ के पाइमा क्लोथिंग मार्केट जा सकते हो, वॉच मार्केट जा सकते हो, फोसान का फर्नीचर मार्केट जा सकते हो। फोसान बिल्कुल यहाँ नज़दीक पे, मेट्रो से भी जा सकते हो, टैक्सी से भी जा सकते हो, या फिर आप और तरीके से भी जा सकते हो जो आपकी बुलेट ट्रेन सर्विस है। इसके अलावा तो वहाँ जा करके आप वहाँ फर्नीचर मार्केट देखिए, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड फेज के बीच में जो टाइम आता है उसमें आप शंजन भी जा सकते हो। 80 RMB का प्राइस होता है। 80 RMB वहाँ ग्वांगझो से बस भी चलती है, बस का प्राइसिंग अलग होता है।
जो यहाँ से एक बुलेट ट्रेन चलती है 80 आरएमबी में ग्वांगझो रेलवे स्टेशन से या ग्वांगझो ईस्ट रेलवे स्टेशन से, ग्वांगझो साउथ रेलवे स्टेशन से आपको संजन ले जाके छोड़ देगी। संजन में 2 रेलवे स्टेशन है, किसी पे भी चले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाना है तो ह्वाचिंग पे करके मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे आप जाइए। उस ह्वाचिंग पे का जो पूरा एरिया है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का। इसके लिए मैंने विशेष एक वीडियो बनाया चाइना का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जिसमें पूरे वहाँ के आईफोन का मार्केट, इसके अलावा सेज मार्केट, HQ मार्ट और इसे बहुत सारे जो आपको आईफोन की घड़ी बनानी है तो उसका मार्केट, आईफोन की घड़ी का स्ट्रैप लेना है, पीछे का कवर लेना है मोबाइल फ़ोन का, और भी बहुत सारे एसेसरीज़ है। ये सब चीज़ों को मैंने उसमें डिटेल से दिखाया। आप जाकर के उसको विजिट करके संजन के बारे में जानकारी ले सकते हो। फोसान में अगर जा रहे हो तो फोसान का जो फर्नीचर मार्केट है, वहाँ की लग्जरियस मार्केट देखना है तो उसका भी मैंने एक फर्नीचर मार्केट करके पहले वीडियो बनाया था, वो भी आप विजिट करके देखोगे तो वहाँ का एक एस्टिमेट आइडिया मिल जाएगा। कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि कैंटन फेयर के अंदर फैक्ट्री है या ट्रेडिंग कंपनी है, बिचौलिया है, कौन है, इसकी कैसे जानकारी मिलेगी? तो जब आप कंपनी का नाम पढ़ते हो तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो बिचौलिए होते हैं या फिर ट्रेडिंग कंपनी होती है, उनके नाम के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ड ऐड होता है, या फिर वो ट्रेडिंग कंपनी ऐसा भी ऐड कर देते हैं। बाकी जब फैक्ट्रियाँ होती है तो उसमें फैक्ट्री में उस सिटी का नाम, उस राज्य का नाम या फिर उस फैक्ट्री का नाम आके सीधा वहाँ पे नाम आ जाता है। जैसे मान लो किसी भी कंपनी का नाम मान लो XYZ, तो उससे कंपनी के नाम से पहले उसके शहर या उसके राज्य का नाम होता है, उसके बाद कंपनी का नाम आता है, फिर उसकी जो फील्ड है वो कुछ कई लोग ऐड करते हैं, कई लोग नहीं ऐड करते, फिर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिखा होता है। लेकिन ट्रेडिंग कंपनी में आ जाता है, जैसे मान लो छोंगचिंग की कंपनी है तो छोंगचिंग XYZ ट्रेडिंग कंपनी ऐसे क्या आ जाएगा, छोंगचिंग XYZ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको उनको अलग करने में, सेग्रीगेट करने में आसानी होती है उसका नाम पढ़ते ही। बाकी आप जब चाइनीज से पूछते हो तो वही आपको बता देगा। इसके अलावा एक और तरीका है, जैसे आप किसी मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, वहाँ पे ब्रश कटर भी मिलेगा, वीडर भी मिलेगा, रीपर भी मिलेगा, और भी बहुत सारे हार्वेस्टर मिलेंगे। अगर आप उसको देखते हो, एक रीपर है वो दूसरी कंपनी का है, हार्वेस्टर तीसरी कंपनी का, ऐसे करके जो अलग अलग चीज़ें अलग अलग कंपनियों की है, तो आप एक अंदाज़ लगा लेना कि ये कंपनी ओरिजिनल नहीं है, ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, ये फैक्ट्री नहीं है। तो आपको एक एस्टिमेट आइडिया लग जाता है। बाकी जब आप चाइनीज़ों से बात करते हो तो भी आपको पता चल जाता है। लोग पूछते हैं खर्चा कितना आएगा, इसका एस्टिमेट कैसे निकाले? तो अभी बात करते हैं खर्चे की। पहले इंडिया से यहाँ आने की फ़्लाइट का तो देखो, उसमें कोई खर्चा आप डिसाइड कर नहीं सकते, वो जितनी प्राइसिंग है उतनी आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा चाइना में रहने का कितना खर्चा आएगा, मैं कहूँगा आप कभी भी आओ तो 2 लोग आओ, बहुत ही बढ़िया रहेगा। होटल का खर्चा आपका डिवाइड हो जाएगा, खाने का खर्चा डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट होटल की बात करें तो चाइना के अंदर इंडिया के 4000 रुपये में बहुत बढ़िया होटल मिल जाता है। प्राइसिंग अगर होटल की करो तो 2500 से लेकर के 4000 तक आपको एक बढ़िया होटल मिल जाता है, जो भारत के लगभग 6 से 7 हज़ार के होटल के इक्वल होता है। तो भारत में आप लग्जरी होटल में रहो या यहाँ के आप 4000 रुपये के होटल में रहो, इक्वल ही पड़ेगा। तो उसमें आप रह सकते हो, तो 2 लोगों में डिवाइड होकर के वो बनेगा पर डे का खर्चा। इसके अलावा खाने का खर्चे की बात करो तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है जो बुफे का आयोजन करते हैं। बुफे 80 आरएमबी से लेकर के 150 आरएमबी तक का होता है, तो उसमें आप पर डे शाम को खाना खा सकते हो, वो भी आपका प्राइसिंग बचा सकता है। अगर खुद से खाना ऑर्डर करना चाहते हो तो उसका भी लगभग आपका बिल बनता है 2 लोगों का 4000 के करीबन का। तो आप पर डे के हिसाब से ये एस्टिमेट लेकर के चल सकते हो कि अगर हमें रहना है और खाना खाना है तो इतना खर्चा आएगा। नज़दीक में आसपास में जाने का जो खर्चा है, टैक्सी का खर्चा है, वो कोई ज़्यादा नहीं आता, वो एक बिल्कुल मैनेजेबल खर्चा होता है और कम से कम खर्चा होता है। एक जब भी आप कैंटन फेयर आते हो, उसकी आपने अगर वीज़ा ले लिया है, फ़्लाइट की टिकट एज सुन एज पॉसिबल बुक कर लो, होटल भी आप एज सुन एज पॉसिबल बुक कर लो, ताकि आपको आगे ना प्राइस है वो इन्फ्लेटेड ना हो। इसके अलावा किसी भी होटल में रहते हो तो ऑनलाइन जो होटल की प्राइसिंग है वो सस्ती होती है बजाय कि ऑफलाइन में। ऑफलाइन में क्या है, जैसे आप होटल में जाते हो कैंटन फेयर के बाद टाइम पे उनको पता है कि बहुत सारी हाई डिमांड है, तो जैसे 2000 रुपये की अगर होटल है तो वो उसका 4000 रुपया कर देता है। लेकिन आप उसको ऑनलाइन चेक करते हो तो वही होटल की प्राइस 2500 पे मिल जाती है, तो उसको आप ऑनलाइन बुक करो। अगर वही चीज़ आप उसको फ़ोन में दिखाते हो कि देखो चाइनीज़ आरएमबी में, चाइनीज़ मुद्रा में ये होटल इतने रुपए की आपके फ़ोन में दिखा रहा है, तो वो सेम के अंदर आपको होटल का कमरा दे देगा। तो काफ़ी ये यूज़फुल ट्रिक है होटल के अंदर पैसा बचाने की। इसके अलावा होलसेल मार्केट्स की बात आती है तो कहाँ जा सकते हो, ईवू नामक एक जगह है जो जजियांग राज्य में पड़ता है, उसके लिए आप जाओ। वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर के करीबन में फैला हुआ है, जिसके अंदर आपको सुई से लेकर के मशीनरी तक सारी चीज़ें मिल जाती है। फिलहाल बोले तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 1 से लेकर डिस्ट्रिक्ट 5 है। इसके अलावा भी ईयू में और भी बहुत सारे होलसेल मार्केट है, जिसमें कपड़े का मार्केट भी फेमस है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। चश्मे का भी आपको चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगा। कपड़े का अगर मार्केट में जाना चाहते हो ईयू की तरफ, तो ईयू के मार्केट में जाओ, ईयू
इसके अलावा ग्वांगझो में जाना चाहते हो तो ग्वांगझो के रेलवे स्टेशन के पास वाले मार्केट में जाओ। तो ये सभी है। ग्वांगझो वाले में अगर आपको जाना है और वॉच मार्केट में जाना है तो आप ग्वांगझो रेलवे स्टेशन के डोर नंबर डी से बाहर निकलिएगा। इवू अगर आप जाते हो तो आप वहाँ पे अगर इवू की आपको टिकट नहीं मिल रही है तो ग्वांगझो से जिन्हुआ की ले सकते हो। आपको रात को ओवरनाइट स्लो स्पीड ट्रेन भी मिलेगी जो शाम को चलती है और सुबह वहाँ पे आपको छोड़ देती है। काफ़ी अच्छी ट्रेन होती है, शाम को 6 बजे के करीबन चलती है और सुबह 9 बजे के करीबन आपको इवू तक छोड़ देगी। अगर इवू वाली नहीं मिल रही तो जिन्हुआ के लिए चले जाओ, वहाँ से मेट्रो में बैठ करके आप आ सकते हो। काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन में जा सकते हो। अगर आप इसमें जाते हो स्लीपिंग ट्रेन में, जो स्लो स्पीड ट्रेन है, जो इंडिया की अपनी नॉर्मल ट्रेन होती है उसके हिसाब की, तो उसमें अगर स्लीपर में जाते हो तो हार्ड स्लीपर है वो आपको 3000 रुपये के करीबन उसकी टिकट आती है, 300 RMB के करीबन की। और वही चीज़ आपको अगर सीटिंग में जाना है कि पूरी रात बैठ करके मैं कुर्सी पे ही जाऊँगा पूरी ट्रेन के अंदर, तो वो आपको इंडिया के लगभग 2000 रुपये के करीबन की टिकट पड़ेगी। और वही आप अगर सो करके सॉफ्ट वाली में जाओगे जो इंडिया के AC 1 के जैसी होती है, तो उसमें जाने का आपको थोड़ा सा किराया ज़्यादा पड़ेगा, 6000 रुपये के करीबन का पड़ेगा। वहीं फ़्लाइट की बात करो तो इवू जाने की फ़्लाइट लगभग 700 RMB के करीबन की पड़ती है। कैंटन फेयर के टाइम वो ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 2 टॉपिक जो रह गए हैं उनको भी मैं कवर करता हूँ। एक आता है पैसा कितने लाते हैं, इमिग्रेशन का क्या सीन हो, रिटर्न की टिकट का कैसे करना है। पैसा कितना लाना है उसकी बात करें तो आप पहले अपनी होटल बुकिंग करके आइए, मोस्टली जहाँ आपको जितना दिन रहना है, तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना। इसके अलावा आपको अपने साथ में कम से कम 1 लाख रुपए तो लेके आइए। अगर आप चाइनीज़ मुद्रा नहीं ला सकते हैं तो डॉलर लेके आ जाइए। डॉलर के लिए बहुत सारे लोग आपको सड़कों पे खड़े मिलेंगे जो भी एक्सचेंज कर देगा, अच्छी रेट दे देगा। इसके अलावा आपको ऑप्शन मिलता है चाइना के किसी भी बैंक में जाकर के आप पैसा है उसको एक्सचेंज करा सकते हो, वो भी आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है। 1 लाख रुपये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कल को कोई चीज़ पसंद आ जाए उसको भी आप अपने साथ ले जा सकते हो। एक यहाँ तरीका होता है UPI सिस्टम से पेमेंट करने का, QR कोड जैसे भारत में होता है वैसा चाइना में कई सालों से चला आ रहा है। भारत में जब से UPI आया है तो बहुत कुछ क्रांतिकारी चेंज हो गया। भारत के UPI आने से पहले चाइना में बहुत सारा UPI का द्वारा ऑनलाइन पेमेंट होता था। तो वो पेमेंट करने की 2 एप्लीकेशन अली पे, जो कि अलीबाबा द्वारा चलाई जाती है, दूसरी होती है WeChat जिसके द्वारा आप कर सकते हो। इसमें अलीबाबा की जो अली पे वेबसाइट है वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, उससे आप पेमेंट करो। करना कैसे डाउनलोड है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से APK फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको आपके प्ले स्टोर में अली पे नहीं मिल रहा है और फिर उसमें आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाइए, पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड होगी उसके साथ में, फिर अली पे का जो वॉलेट बन जाएगा उसमें आप किसी को बोल करके एक पैसा डलवा सकते हो, चाइनीज़ मुद्रा जो है, और फिर आप उसको QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसमें क्रेडिट कार्ड या आपके डेबिट कार्ड को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी चाइनीज़ को बोलते हो ना, ले मैं आपको 500 RMB दे रहा हूँ, आप मेरे इस अली पे में डाल दीजिए 500 RMB, तो मोस्ट ऑफ चाइनीज़ आपको 100 में से 99% लोग कर देंगे, मना नहीं करेगा। और चाइना के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके साथ नकली नोट का स्कैम हो गया, तो थोड़ा सा देखते रहिए भाई दोस्तों, आप अपनी सावधानी खुद रखिए। टैक्सी के अंदर मोस्टली कई बार लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन आजकल ये बहुत कम हो गया है। पहले के टाइम में ऐसा होता था नकली नोट का, लेकिन अभी जो करेंसी है वो बहुत कम, क्योंकि कैश बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो अगर फिर भी करते हो तो आप थोड़ा सा एक बार देख लेना किसके साथ कितना पेमेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इमिग्रेशन की बात आती है तो वहाँ पे अब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे ये पूछेगा किस लिए आए हो, आप कहो कि मैं कैंटन फेयर के लिए आया हूँ। कब जाओगे, तो आप अपने रिटर्न की टिकट का बता दो कि मैं इस टाइम पे जाऊँगा। तो कम से कम टाइम का आपका अगर ये सीन होता है तो ज़्यादा बढ़िया होता है। बाकी कैंटन फेयर के टाइम इमिग्रेशन ऑफिसर आपको ग्वांगझो में कुछ नहीं पूछता ज़्यादा। अगर आप हांगकांग से आते हो तो आपसे सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो वहाँ के लिए हांगकांग का वीज़ा अनिवार्य है, जो प्री अराइवल होता है उसको आप जैसे ही गूगल पे सर्च करोगे हांगकांग प्री अराइवल फॉर इंडियन, तो आपको एक फोरम मिल जाएगा। अगर वो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है, मेरी वेबसाइट पे जाओ, वन विंडो सॉल्यूशन मिलता है, वहाँ पे आपको हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। टाइप करिए गूगल पे niranjanchina.com, वहाँ पे जाइए, अप्लाई हांगकांग वीज़ा का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे टिक करके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसकी PDF डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना। प्रिंट नहीं कराया तो आपको एंट्री नहीं देंगे हांगकांग वाले, वहाँ इमिग्रेशन पर परेशान हो जाओगे। प्रिंट करवा के अपने साथ लेके आना, वो 6 महीने तक वैलिड होता है। उसी के बेस पे आप कितनी बार भी हांगकांग आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। हांगकांग से ग्वांगझो कैसे आना है, 2 तरीके होते हैं, 3 तरीके मानिए, वैसे तो होते तो 4 है टोटल। पहला तरीका है आप वहीं एयरपोर्ट से फाजो के लिए फेरी आती है, तो हांगकांग के एयरपोर्ट से फाजो की फेरी का टिकट लीजिए। वैसे 300 RMB के करीबन का होता है। कई बार इसकी प्राइसिंग नीचे भी आ जाती है, कई बार वो डिस्काउंट भी दे देते हैं। पिछली बार मैं थोड़े दिन पहले गया था यहाँ से हांगकांग, तो 300 RMB की टिकट थी, लेकिन मेरे को 150 RMB उन्होंने वापस रिम्बर्समेंट कर दिया था। तो 150 RMB जो चाइना के हैं, इंडिया के 1800 रुपये के करीबन होता है, जिसके अंदर आप हांगकांग से सीधा
यहाँ पे ग्वांगझो पहुँच सकते हो फेरी के द्वारा, जो कि लगभग 2 घंटे का टाइम लेती है। इसके अलावा वहाँ से बस चलती है, बस के थ्रू भी आ सकते हो, वहाँ से टैक्सी लेके भी आ सकते हो। इसके अलावा वहाँ से बुलेट ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसके लिए आपको हांगकांग रेलवे स्टेशन से पहले हांगकांग सिटी जाना पड़ेगा और वहाँ से आप निकल के आगे आ सकते हो। तो हांगकांग के जो एयरपोर्ट है वहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ के रेलवे स्टेशन तक जाने की, बस या शटल बस की सर्विस का। तो टैक्सी से या शटल बस से वहाँ से जाके जा सकते हो। वहाँ आपको वो इमिग्रेशन वाले पक्का पूछेंगे कि आप ग्वांगझो जा रहे हो तो आपकी रिटर्न टिकट बुक है कि नहीं। तो अगर बुक है तो वेल एंड गुड है, उनको बता दोगे, वो कुछ नहीं बोलेगा। अगर बुक नहीं है, आपकी डिटेल्स सही नहीं है, तो वो आपको रिटर्न वापस भेज सकते हैं, डिपोर्ट कर सकते हैं। ये तो आप जानते हो कि चाइना के अंदर रूल्स रेगुलेशन बहुत टाइट है और कानून सबके लिए इक्वल और कानून का सच में पालन होता है। अगर किसी ने कोई भी क्राइम किया है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, चाहे कितनी भी उसकी जान पहचान हो, यहाँ उसको सज़ा मिलेगी अगर आपने कोई भी यहाँ पे गलत काम किया है। तो मैं कहूँगा आप भी अगर चाइना आते हो, यहाँ घूमने जाते हो, तो यहाँ के जो लोकल रूल्स रेगुलेशंस है उनकी पालन कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अभद्रता का व्यवहार मत कीजिएगा। अगर किसी ने किसी के साथ दारू पी करके या फिर कुछ और करके गलत व्यवहार किया तो आपकी शिकायत हो जाएगी और शिकायत होने के बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। सीधी सी बात यह है, चाइना को चाइना समझिए, चाइना को थाईलैंड समझने की गलती कभी मत करिएगा। दोस्तों, अगर रिटर्न टिकट आप बुक करना है तो मैं कहूँगा कि आप चाइना आइए, घूमिए और फिर आप इंस्टेंटली रिटर्न टिकट बुक करिए। क्योंकि जब आप यहाँ एक्सपो में रहते हो तो घूमते समय आपको कई सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ मिलती है जिसमें आप चाहते हो कि आप विजिट करके आओ। तो ऐसा होने पे आप फैक्ट्री विजिट करोगे तो आपकी अगर पहले से टिकट बुक है तो आपको बहुत जल्दीबाजी में वो सब कुछ करना पड़ेगा और कई बार एक दो फैक्ट्री तो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो मैं कहूँगा रिटर्न टिकट भले ही आपको थोड़ी सी महंगी पड़े तो उसको आप फ्लैक्चुएट वाली करके आना कि फ्लेक्सिबल है, आप उसको आगे पीछे करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा पैसा कटेगा नहीं। तो कभी भी रिटर्न टिकट आप इंस्टेंटली बुकिंग वाली या फिर उसको कन्फर्म बुकिंग वाली मत लाना, उसको फ्लेक्सिबल बुकिंग वाली लेके आना या फिर करके ही मत आना। उसको एक डमी टिकट करके आना, जब भी कोई पूछता है तो आप वो टिकट दिखा सकते हो जिसका PNR चेक करने पर वो टिकट रियल में मिलती हो। इसके अलावा कई गुजराती भाई या राजस्थानी भाई आते हैं जिनका ये मानना होता है कि चाइना हम जा रहे हैं, खाने में हमें वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिले तो हम क्या करें। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि जब भी आप इंडिया से आते हो तो अपने साथ में जो इंस्टेंट फूड होता है वो ज़रूर लेके आओ। जैसे कि जो इंडिया के अंदर गुजराती जो खाना होता है जिसमें थेपला होता है, चटनी होती है, खाकरा होता है और भी बहुत सारी जो इडली वगैरह मिलती है आपको। इसके अलावा उपमा मिलता है जो इंस्टेंटली वाला होता है कि गर्म पानी डालो और उनको बना के खा सकते हो, बहुत ही अच्छा काम आएगा आपको। और कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको इंडियन खाना नहीं मिलेगा, वेजिटेरियन खाना भी बहुत कम मिलेगा। तो जो दोपहर का खाना है वो अपने हिसाब से इंतजाम करके लेके आना, थेपला वगैरह इंडिया से, तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। और इवनिंग का खाना है जो आप इंडियन रेस्टोरेंट में बुफे में खा सकते हो। इसके अलावा चाइनीज़ खाना जो ट्राई करना चाहता है वो चाइनीज़ खाना भी ट्राई कर सकते हो। कई लोग पूछते हैं कि हम शाम को अगर क्लब जाना चाहें तो कैसे जाएं, क्लब का क्या तरीका होता है। तो चाइना के क्लब ग्वांगझो के अंदर बहुत सारे क्लब है, आप वो क्लब जा सकते हो। उस जो रिवर है उसी के किनारे पे क्लब स्ट्रीट है पूरी। तो वहाँ आप जैसे होटल पे आओगे, उस होटल के रिसेप्शन वाले को कह दो कि हमें क्लब जाना है, तो क्लब की एक टैक्सी बुक कर दीजिए। पैसा हम जो टैक्सी का आएगा पे कर देंगे जब हम वहाँ से टैक्सी से नीचे उतरेंगे। तो आप ऐसे करके क्लब में जा सकते हो। क्लब बहुत सारे हैं वहाँ पे, लेकिन जैसे ही वहाँ क्लब में जाते हो तो जो नंबर 1 का एक सबसे बड़ा क्लब आता है वो क्लब बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको अंदर रुकना है और वहाँ बैठ कर के एंजॉय करना है, और बाकी जैसे स्ट्रीट के अंदर भी बहुत सारे क्लब है जिसमें हर एक क्लब की अलग पहचान है। लेकिन 9 बजे से पहले कभी भी क्लब मत जाइएगा, वहाँ पे कुछ खास मिलेगा नहीं। कई क्लब उनकी 9:30 बजे ओपनिंग होती है, कई है 10 बजे के करीबन होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लेट नाइट जाते हैं और वहाँ बढ़िया से एंजॉय करके आते हैं। लेकिन फिर से कहूँगा, वहाँ भी किसी के साथ अभद्रता का व्यवहार मत कीजिएगा। पिछली बार मैंने देखा था कई लोग हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रखे थे, लेकिन थोड़ा सा भाई कंट्रोल में रहना। और इसके अलावा जब रिटर्न वापस आप कैंटन फेयर कंप्लीट होने पे जाते हो तो दोस्तों शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो 2 मेट्रो है, उन दोनों में से आप किसी में भी जा सकते हो। अगर 11 नंबर वाली में जाते हो तो फाजो कॉम्प्लेक्स, फाजो मेट्रो स्टेशन पे ही जाना। लेकिन अगर आप दूसरी वाली मेट्रो पे जाते हो तो उसका फाजो वाला और उसके पास वाला दोनों में आप जा सकते हो। अगर खाने की बात करो तो इंडियन रेस्टोरेंट में शर्मा जी, लिटिल पापा, जय हो, सुख महल,
बॉम्बे ग्रिल, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे रेस्टोरेंट मिलेंगे जिनमें आप जाके खा सकते हो। यहाँ पहुँचने का तरीका बताता हूँ। अगर जय हो पे पहुँचना है तो 2 नंबर की लाइन का 22वां स्टेशन है। शर्मा जी रेस्टोरेंट के लिए थाउचिन मेट्रो स्टेशन पे जाना पड़ेगा, जो कि 5 नंबर की लाइन पे है। अगर कैंटन फेयर से नज़दीक में देखो तो लिटिल पापा, शर्मा जी, ये नज़दीकी में आते हैं। और बाकी आपकी होटल कहाँ से पास में पड़ती है उस पर भी निर्भर करता है। अगर बॉम्बे ग्रिल, सुख महल और इंडियन बहुत सारे रेस्टोरेंट एक ही जगह है, वहाँ पे आप जाना चाहते हो तो थाउचिन मेट्रो स्टेशन से उतरना, जो कि शर्मा जी वाला है, वहीं से थोड़ी सी दूरी पे अगर चलते हो तो वहाँ भी आप पहुँच सकते हो। इसके अलावा कैंटन फेयर के नियर में ही आपको देखना है तो फाजो कॉम्प्लेक्स, PAZHOU करके मेट्रो स्टेशन है कैंटन फेयर का। वहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो आपको रंगोली रेस्टोरेंट भी मिल जाता है, जो बिल्कुल नज़दीक में आता है। रंगोली और लिटिल पापा, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, थोड़ा नज़दीकी पड़ता है और जल्दी पड़ता है। मैप की बात करते हैं, कौन सा मैप यूज करना चाहिए। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल का जो मैप है उसको यूज करिए। अगर एप्पल मैप को आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो एक एप्लीकेशन है ए मैप करके, ए फॉर एप्पल, मैप करके, ए मैप, उसको डाउनलोड करिए। वो इंग्लिश में भी होती है, चाइनीज़ एप्लीकेशन है, लेकिन एंड्रॉयड में वो इंग्लिश में नहीं है। एंड्रॉयड में वो चाइनीज़ में मिलेगी, बाकी इंग्लिश में आपको एप्पल फ़ोन में मिलेगी। बाकी एप्पल का जो मैप है वो यहाँ के लिए बेस्ट है। अगर आप इंडिया से यहाँ पे बात करना चाहते हैं, यार यहाँ रह के इंडिया बात करना चाहते हैं बिना किसी दूसरी एप्लीकेशन के, तो एप्पल का जो फेस टाइम है वो सबसे बेस्ट है किसी भी कॉलिंग के लिए। बिना किसी रोक टोक के फेस टाइम यहाँ पे अच्छे से चलता है और किसी की भी कॉल ड्रॉप नहीं होगी फेस टाइम में। अगर बात करें कौन सा मोबाइल सिम लेना है तो आप इंडिया से अगर एयरटेल का सिम है तो उसी में अपना इंटरनेशनल रिचार्ज करा के लाइएगा। जियो का जो इंटरनेशनल रिचार्ज है उसके बाद उतना अच्छा नहीं चलता जितनी अच्छी सर्विस एयरटेल की मिलती है। और आप एक ऑनलाइन अगर सिम लेना चाहें तो आप गेट योर गाइड से ई सिम ले सकते हो, जिसके अंदर ये व्हाट्सअप, फेसबुक और ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक चलती रहती है। ई सिम लेना आपको गेट योर गाइड नामक वेबसाइट से, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वो नहीं लेना चाहते तो आप अपना रिचार्ज करवा के आइए इंडिया से और उसको यहाँ पे यूज करते रहिए। नेक्स्ट बात आती है कि कौन सा सिम चाइना में खरीदें। उसके लिए चाइना में कुछ कंपनियाँ, चाइना मोबाइल, चाइना यूनिकॉम और चाइना टेलीकॉम, किसी का भी आप सिम खरीद सकते हो। और जब भी सिम खरीदते हो एक ऑथोराइज स्टोर से खरीदना, एयरपोर्ट से खरीदना, या फिर जहाँ से भी आपने खरीदा उसके बाद उसके स्टोर पे जाना, या तो खरीदते टाइम उनको बोलना, या जब खरीद लिया उसके बाद उसी कंपनी के स्टोर पे जाना और बोलना कि मेरा इंटरनेशनल ट्रिप ज़्यादा होता है, इस वजह से इसमें इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करके दीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। उसके बाद आप जैसे ही चाइना से बाहर जाएंगे तो भी आपके फ़ोन पे OTP चालू रहेगा और आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो उसी मोबाइल नंबर के ऊपर। किसी भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है उसमें आपको OTP चाहिए तो वो आता रहेगा इंडिया के अंदर भी। कईयों का पूछना है सिम कितने का मिलता है, तो दोस्तों सिम बाहर अगर आप लेते हो तो मोस्टली उस पर सिम की सर्विस होती है कि आपको किस टाइप की सर्विस का सिम चाहिए। जैसे कई होता है जिसके अंदर 40 RMB का आपका रिचार्ज होता है, आपको 50 मिनट मिलते हैं और उसके अलावा आपको इंटरनेट डेटा मिलता है पर मंथ 6 GB और 7 GB, ऐसे कई 10 GB डेटा प्लस 100 मिनट्स का होता है। कई है जो इससे ज़्यादा होता है। जितना आप रेंज की चीज़ लोगे उतना ही आपका पर मंथ का रिचार्ज आएगा। और अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो आपकी सिम बंद नहीं होती, जैसे आप रिचार्ज करोगे आपकी सिम फिर चालू हो जाएगी। तो इंडिया जाओ, बीच बीच में रिचार्ज करते रहना, आपकी सिम भी चालू रहेगी। फेज 1 एंड फेज 2 के बीच में अगर आप मेटल से संबंधित बिजनेस करते हो तो स्टील वर्ल्ड बिजनेस मैच मेकिंग कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो कि 21 तारीख और 22 तारीख को अप्रैल में होगा, फोसान नामक शहर में हो रहा है। इसका विशेष वीडियो भी मैं अगले आने वाले कुछ दिनों में बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली वहाँ विजिट किया था तो मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी है। अगर किसी भी प्रकार का मेटल से रिलेटेड आपका काम है, जिसके अंदर चाहे स्टील हो, स्टेनलेस स्टील हो, या फिर आयरन हो, या फिर किसी प्रकार के जो बड़े बड़े वॉल होते हैं वो हो, हार्डवेयर का काम हो, तो इन सभी का वहाँ पे बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके अंदर आपको विजिट करने का भी मौका मिलेगा। और उसके अलावा बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारी कंपनियों के, फैक्ट्रियों के मालिक वहाँ होंगे, उनसे आप बातचीत करके वहाँ के सारे कारोबार को समझ सकते हो और इंडिया से जितना मेटल का कारोबार होता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये वन ऑफ द चाइना का बिगेस्ट होलसेल मेटल का मार्केट है यहाँ फोसान में, जो कि लगभग 30 मिनट की दूरी है ग्वांगझो से वहाँ जाने पे।
तो आप जा सकते हो 21 से 24 तारीख को अप्रैल पे वहाँ पे। या फिर अगर आपको इसमें नहीं जाना, आपका काम दूसरे तरीके का है, चाहे जिसमें प्रिंटिंग वगैरह का काम है, क्लोथिंग का काम है, तो आप दोस्तों ये 21 से 23 तारीख को ग्वांगझो के अंदर ही इंटरनेशनल टेक्सटाइल सप्लाई चाइना इंडस्ट्रियल एक्सपो हो रहा है, जिसके अंदर आप विजिट कर सकते हो, जो कि 9वां है, हर साल होता है, पिछले 9 सालों से ये हो रहा है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि चाहे उसमें टेक्सटाइल प्रिंटिंग का सामान हो और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो प्रिंटर इंडस्ट्रियल एक्सपो भी आता है, ई कॉमर्स सप्लाई चेन के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इससे मिलता जुलता एक एक्सपो था डिजिटल प्रिंटिंग का, जिसका मैंने पहले अभी विजिट किया था, ग्वांगझो में ही हुआ था। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा तो ये वीडियो जब खत्म होता है उसके बाद में उसको आप विजिट करके देख सकते हो।